नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है और शीत सत्र के तीसरे दिन सदन में किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा। सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और कई बार सदन की कार्रवाई बाधित भी हुई। आपको बताएं कि विपक्ष ने एमएसपी की गारंटी और किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। आज बड़ी बहस में सबसे पहले विधानसभा की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। हमने कहा था विचारधीन है, तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया। जो किसान वो ये सरकार किसान विरोधी सरकार दिखाना चाहते हो क्या? नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया। काले कानून को वापस वो कर दिया। एमएसपी का मामला, एमएसपी का मामला केंद्र का मामला है। एमएसपी जो है कांग्रेस तय करते, वो सिफारिश करके भेज रहे हैं। हमारा सदन सिफारिश करके भेजे। एमएसपी जो है वो केंद्र तय करता है। हमारा सदन सिफारिश करके भेजे, जैसे आपने सिफारिश धन्यवाद करा था अध्यक्ष जी। ये इस तरह से कैसे बात बनेगी अध्यक्ष? कोई नहीं करेंगे। आपको जानकारी, एक बात सुनिए, आप सभी लोग एक मिनट आप सभी माननीय विधायक ये जानते हैं कि एक दिन के अंदर 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन ज्यादा से, वो पहले एक था, एक बार सुनिए, पहले एक था, हमने यहाँ 2 किए, लेकिन 4 दिन के अंदर 8 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन नहीं लगते। और अगर आप 50-50 कॉलिंग अटेंशन मोशन भेजोगे तो 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन कितने दिनों के अंदर लगेंगे? नहीं, तो उसमें जो आज जो त्वरित जो कॉल अटेंशन मोशन उसके लगते हैं जो तुरंत की कोई घटना हो या तुरंत की कोई कार्रवाई हो। अब रेजोल्यूशन वो जो है केंद्र का विषय है, वो। हाँ जी, आप तो जो मर्जी लिया, आपको कोई छोड़, हाँ रिजेक्ट कर दिया जी। हाँ जी, आज कह रहा हूं ना, आज अभी तो क्या कह रहा हूं। हाँ जी, क्योंकि वो केंद्र का मामला है ना। चलिए घनश्याम जी बोलिए। हाँ ठीक है। ठीक, तो एमएसपी नहीं, एमएसपी तो कला ये, हम तो 11 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे, ये 2 फसलों के ऊपर एमएसपी देते, हम 11 पे दे रहे। आज ये किसान ने 10 पढ़ के दिखाने लग रहे। आपने 2 फसलों पे एमएसपी दिया, हम 11 पे दे रहे, और आप अपने आप को किसान ने 10 से लग रहे, 14 का दे रहे, 10 का आपने दिया ही नहीं एमएसपी। हम तो 11 पे दे रहे, आज भी नहीं होगा तो हो गया। पूरे देश में हरियाणा सरकार ऐसी है जो 11 फसलों पे एमएसपी दे रही। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की तो खाद की कमी को लेकर के भी सरकार को घेरा है। जब भी ये हुआ भाई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। और स्वयं जो आज उन्होंने जवाब दिया है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए, शुरू में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर in the international market, the importers and manufacturers put on their hold their imports and manufacturing process। शुरू में स्टॉक की कमी थी, लेकिन यूरिया डीएपी की खपत जो है 15 अक्टूबर को शुरू होती है। 15 अक्टूबर तक हमने उपलब्ध करा दिया था। मंत्री जी एक मिनट सुन लो। should know parliamentary practice। When I am standing, you are not supposed to stand. You can reply then। हर आदमी खड़ा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी डीएपी, यूरिया समेत कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए। के हलके के अंदर 5 बजे से लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी हो रही है। आज सुबह लग रही है, अभी सारा का सारा आ रहा है, और ये मंत्री जी कहते हैं ये सारी झूठ बात है। अब ये बताओ, जब ऐसी बातों को ये झूठ बोल देते हैं
तो आगे क्या पूछेंगे हम इनसे? हर तरह से किसान को ऐसा हाल कर दिया है, धरती पुत्र को, उसको जमीन में लिटा दिया है। उसका जो है अध्यक्ष जी ये कहते हैं काला बाजारी। आपको मैं बताती हूँ, डीएपी का जो 50 किलो का जो कट्टा है वो 1200 रुपये में बिक रहा है। सच्चाई यही है। और जो 1200 रुपये का जो एमआरपी की जगह थी वो 1500 रुपए का प्रति थैला ये बट रहा है जो यूरिया का है। डीएपी का तो 1200 का रेट हो गया, अब 1900 का हो गया है? और हाँ, और यूरिया जो है वो 400 रुपये प्रति थैला। वो क्यों हो गया? वो 400 रुपये प्रति थैला क्यों हो गया? ये कहते हैं इतना जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि किसान को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, माथा पकड़ के अपना। अब सदन में बात किसानों की चल रही थी तो अभय चौटाला आखिर पीछे का रहने वाले थे। अभय ने भी सरकार पर निशाना साधा। सारे अखबार भरे पड़े हैं। पिछले सरसों की बिजाई से लेकर के अब तक पूरे प्रदेश के अंदर लोग हर जिले में खाद को लेकर के लाइन में खड़े, आज भी खड़े हैं। आप इस बात को नकार नहीं सकते। आज की ताजा वीडियो है आपके अपने हल्के की, बैल की, लुहारू हल्के के बैल के सोसाइटी की, जिसमें हजारों लोग जो है वहाँ खाद के लिए लाइन में खड़े हैं और उनके पास खाद की कोई उपलब्धता नहीं है। आपने जो बात कही कि खाद की कोई कमी नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूँ कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोसाइटियों में खाद नहीं है। खाद बाजार में उपलब्ध है, ब्लैक में उपलब्ध है। जो खाद सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो आज बाजार से किसान 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये पर बैग के ज़्यादा दे करके लेकर के आ रहा है। जो सोसाइटी में खाद दी जाती है उसमें भी किसान के साथ एक जबरदस्ती की जा रही है। अगर मैंने 10 एकड़ में गेहूं बो रखा है और मैं सोसाइटी में खाद लेने के लिए जाऊं तो मुझे 10 बैग देने की बजाय 1 बैग दिया जाता है, और उस 1 बैग के साथ भी 5 लीटर जो है वो आपकी जो खरपतवार वाली जो दवाई है वो साथ में दी जाती है जबरदस्ती। वहीं सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं रही, लोगों की कालाबाजारी करने से कुछ समस्याएं जरूर आई, जिसका समाधान खाद का कोटा बढ़ाकर सरकार ने कर दिया था। मैंने खुद नियमित आधार पर उद्देश्य माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री से मैंने खुद नवंबर में 2 बार मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 12/12 को सभी डीसी के साथ मॉनिटरिंग मीटिंग की। 16/12 को हमने फिर 16 रैक्स यूरिया के मांगे। प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति की निगरानी मुख्यालय जिला स्तर पर लगातार की जाती रही। इस उद्देश्य के लिए उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा डीडी एग्रीकल्चर को उर्वरकों की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु उपायुक्तों को सहयोग देने के बारे में आदेश दिए गए। सख्त उपाय किए जाएं ताकि पड़ोसी राज्यों में स्मगलिंग ना हो। उपायुक्तों द्वारा उर्वरकों की स्टॉक की जांच और निगरानी पर हर दुकान पर स्टॉक दिखाने का आदेश दिया गया। सरसों उगाने वाले जिलों में खाद की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको प्राथमिकता दी। उपायुक्तों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। सरसों उगाए जाने वाले क्षेत्र में एसएसपी तथा गेहूं आलू उगाए जाने वाले क्षेत्र में एनपीके के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि सदन में घमासान से क्या एमएसपी का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा, बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल ये भी कि किसानों के सहारे आखिर कब तक यूं ही सियासत होती रहेगी और कब तक किसानों के इसी मुद्दे को जीवंत रखा जाएगा। विपक्ष ने आखिर मंशा पर क्यों सवाल उठाए हैं, सरकार के इस मंशा पर सवाल उठाने का कारण क्या है, जरा इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारत भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता विजेंद्र रेडू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और किसान नेता
ब्रजेश भाटी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर भारत भूषण जुएल जी आपसे करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सदन के भीतर आज तस्वीरें देखने को मिली हैं, कल भी सदन में बेहद हंगामा हुआ, लेकिन आज सदन में किसानों को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहीं। सवाल कई उठाए हैं, चाहे वो खाद की कमी को लेकर के हो, चाहे वो एमएसपी के संकट को लेकर के हो। सवाल तो यही है कि किसानों के उत्थान के लिए क्या हो रहा है, सरकार की मंशा क्या है, बार बार मंशा पर क्यों सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? शुभेंदु जी, राजनीतिक दलों का निश्चित रूप से एक कर्म होता है, धर्म होता है कि वो उचित पटल पर, कम से विधानसभा के पटल पर जो जनता की समस्याएं हैं उनको रखें, उनके समाधान के बारे में अपने सुझाव भी सुझाएं और जहां पर कमी लगती है उसको प्रकाश में लाएं ताकि उस पर कोई कार्रवाई उचित हो सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सदन को बाधित करने के कारण, हंगामा करने के कारण सदन स्थगित करने का काम होता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। यही जो चर्चा विधानसभा में हो रही है, इस प्रकार की चर्चाएं पिछले 3 महीने 4 महीने से लगातार जो है हम टीवी चैनलों पर कर रहे हैं, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से सभी दलों के प्रमुख नेताओं के बयान भी आ रहे हैं और उन पर सत्ताधारी दल यानी कि हमारी भाजपा की सरकार के प्रतिक्रियाएं भी आती रही हैं। यानी कि प्रदेश की जनता को स्पष्ट रूप से पता है कि किस मुद्दे पर सरकार का क्या काम रहा है, किस प्रकार से प्रक्रिया की है, कैसे काम किया है। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो स्वाभाविक है, मैं ये कहना हूँ, जिस प्रकार सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ एक प्रकार का प्रोपेगेंडा तैयार करने के कारण व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विधानसभा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जबकि उनका समाधान पहले से निकला हुआ है, तो इस प्रकार से यह है कि अपना काम उनको पूरा करना है। राजनीतिक मंशा के कारण, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण प्रश्न उठाने हैं, लांछन लगाने, जितने मर्जी लगाते रहे। उसी जिस प्रकार से सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने या संबंधित मंत्री ने या विभाग वालों ने जिस प्रकार का भी उत्तर दिया है, वही उत्तर हमारे पास है। जिस प्रकार की बात आप करना चाहेंगे उसका उत्तर मेरे पास विद डाटा तैयार है, चाहे वो खाद का हो, चाहे वो। मैं जरा विजेंद्र जी को जोड़ रहा हूँ। विजेंद्र जी, सवाल ये है कि सरकार ने पहले भी स्पष्ट कर दिया किसानों को लेकर के सियासत क्यों हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अभी भी इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। किसानों के लिए जो काम करने हैं, चाहे वो कानून को लेकर के अगर सदन के भीतर सवाल उठाया तो उसको लेकर के किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में बात हो रही है। इसमें आपत्ति कहां पर है? विधानसभा के भीतर इस बात को लेकर के सवाल क्यों उठता है? दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर वहां पर किसी भी इलाके के अंदर खाद की कमी नजर आती है तो संकट को पूरा किया गया। इसमें आपत्ति कहां पर दर्ज की जा रही है? क्यों आखिर इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? जब खाद की अगर कमी थी तो उसको पूरा कर लिया गया। जवाब दीजिए सर। शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अक्टूबर के लास्ट में सरसों की बिजाई शुरू होती है। उस समय से लेकर आज तक हम ये देख रहे हैं, जब सरसों की बिजाई शुरू हुई थी उस टाइम भी भारत भूषण जी बड़े बड़े आंकड़े लेकर के आए थे। और ये सही बात है कि जेपी दलाल जी, हमारे कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस खाद की कमी को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मिले थे और ये वायदा किया था कि बहुत ही जल्द इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। अक्टूबर से लेकर के उस टाइम डीएपी की बहुत भारी किल्लत चली थी। पूरा प्रदेश ने देखा था कि थानों में स्वयं महिलाएं 4-4 बजे जाकर के लाइन लगाती थी और शाम को जब वो खाली हाथ घर लौटती थी तो उस परिवार को कितना दुख होता था, उनको खाली हाथ आना पड़ता था। और तब ये कहा करते थे कि डीएपी की जल्दी पूरी कमी को पूरा किया जाएगा और यूरिया में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज हालात उससे भी बदतर हो गए हैं। स्वयं कृषि मंत्री जेपी दलाल के गृह क्षेत्र में 4 बजे लाइनों में लगते हैं लोग और जिस व्यक्ति को 10 बैग की जरूरत होती है उसको 1 बैग दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसान बहुत परेशान है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है। ये सरकार श्रेआम झूठ बोलती है, बड़ी शर्म के साथ कहती है हरियाणा प्रदेश का किसान 1-1 बैग के लिए तरस रहा है, फिर भी ये सरकार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। तो आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों नहीं ये सरकार इस बात? जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में ब्रजेश जी आपके पास आता हूं। जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, खाद की कमी नहीं है ये बार बार क्यों कह दिया जाता है जबकि प्रदेश के किसान घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं? भारत भूषण जुएल जी जवाब दीजिए। अभी रेड्डी जी ने जो बात कही है, ये इसी बात की चर्चा हमारी आप ही के चैनल के माध्यम से कई बार है कि किसानों की बिजाई के समय डीएपी की किल्लत,
इसके पीछे कारण यही था कि एक तो सरसों की बिजाई, क्योंकि सितंबर के महीने में भरपूर बरसात हुई और उस किसान की फसल काटने के बाद उसके पास जो नमी खेत में पाई, उसने अर्ली बिजाई जो है सरसों की हुई। और ये भी मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बता सकते हैं, आज आपके सबके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कि 3 से 4 गुना अधिक स्थानों पर बिजाई जो है एरिया वाइज सरसों की ज्यादा भी हुई है। तो उसके कारण एकदम से जब पैनिक क्रिएट हुआ, और पैनिक क्रिएट करवाने वाले भी कुछ लोग हैं, और उसके कारण से खाद की किल्लत दिखी। लेकिन आज की तारीख तक भी अगर हम डीएपी की ही खाद की बात कर ले और आज यूरिया को भी जोड़ ले, तो पिछले वर्ष 2020 तक जो था 9,57,000 मीट्रिक टन खाद की जो खपत हुई थी और उसकी सेल हुई थी। जबकि उसी के मुकाबले आज देखें 2021 में तो 10,03,000 मीट्रिक टन खाद सरकार बेच चुकी है, किसानों को उपलब्ध करवा चुकी है। हाँ। आज भी कई जगहों लाइनें हैं, मैं मानता हूं, लाइनों का कारण भी बता रहा हूं। हाँ। क्योंकि जिस व्यक्ति को आज से 15 दिन बाद में खाद चाहिए, इस प्रकार का माहौल उस समय किसान संगठनों ने या किसानों के कुछ लोगों के द्वारा और विपक्षी दल के द्वारा यह तैयार किया गया कि खाद नहीं मिलने वाली है, खाद नहीं मिलने वाली। एक बड़ा कारण जो टेक्निकल पॉइंट में आपको बता रहा हूं, एक समय होता था कि 10 एकड़ जमीन का एक मालिक होता था, वो धीरे धीरे जोत घटती हुई डिवीजन होते होते वो एक के हिस्से में वो 2-2 एकड़ रहेगी। अब जहां पहले एक व्यक्ति किसान के खेत के खाद की लाइन में लगता था, उसके मुकाबले 3 या 4 व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि उनकी जोत बट गई, इसलिए भीड़ ज्यादा दिखती है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि जितना डीएपी पिछले साल लगा, उससे ज्यादा डीएपी उपलब्ध करवा दिया गया। आज भी डीएपी का पहले के मुकाबले ज्यादा डीएपी उपलब्ध कराया गया है। ब्रजेश पाठी जी, इसमें ये भी है, क्या इसमें वाकई में संकट बना, और शुरुआत में अगर संकट बना तो क्या सरकार ने उन व्यवस्थाओं को पूरा किया? ब्रजेश पाटिल। हाँ ब्रजेश, यूरिया, शुभेंदु जी, यूरिया की बात भी ले ले। जितना आज की तारीख में भी देखिए 35,000 मीट्रिक टन विद इन 3 डेज यूरिया आने वाला, 81,000 मीट्रिक टन 31 दिसंबर सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दिया गया, यानी कि कमी कहीं पर होने नहीं दी गई। आज भी अगर कहीं जो इससे पहले तक संकट नजर आया था, उसको लेकर के भी जवाब दिया है। ब्रजेश पाटिल जी, आप जरा रिएक्ट कीजिए, आप बताइए कि वाकई में क्या ऐसा हुआ था? घंटों घंटों किसानों को लाइनों में लगना पड़ा था, और जो कारण बताए हैं किस वजह से ऐसा हो रहा था, क्या वो भी सही चीजें हैं? क्या ये जो कारण बता रहे हैं सब भी नहीं है, सब क्लियर है। पूरे देश में खाद की किल्लत है। हमने 1 साल आंदोलन चलाया, हम एक साथ दिल्ली की सीमाओं पर रहे। पूरी तरह से हमारा जो किसान खेत में मौजूद था और जो उसका साथी बॉर्डर पे मौजूद था, वहां पर सब चीजों का पता लगता रहा। पूरे देश में कहीं भी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हुआ। किसान, आपने देखा अभी बरेली में एक किसान खाद की लाइन में लगा हुआ मर गया। ऐसी देश में कितनी सारी घटनाएं हैं। कहीं ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। हरियाणा की बात कर रहे हो आप, पूरे देश में व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी है। पूरा देश का किसान पीड़ित है। खाद बीज के लिए कीटनाशक दवाइयां नहीं मिल रही हैं, खाद नहीं मिल रहा है, कहां व्यवस्था है? किसान पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मौतें हो रही हैं लाइन में लग लग के। लोग सुबह को जाते हैं, शाम को घर नहीं वापस पहुंचते, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन खाद मुहैया नहीं करवाते ये लोग। और ये विधानसभा में हंगामा हो रहा है, सही है। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, जब तक सदन में इस तरह से होना चाहिए, एक किसान का बेटा रोड पर रहेगा और एक सदन में रहेगा, और दोनों ही पर पता है कहां का तरीका है, कौन सा तरीका है, कहां खाद मुहैया होगा? शुभेंदु जी, व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। बीज के रेट इतने बढ़ चुके हैं, वो नहीं मिल पा रहा किसान को। डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है, खेत में इंजन नहीं चल पा रहा। कहां व्यवस्थाएं? एमएसपी पे कानून बनाने की बात है। हमने एमएसपी के मुद्दे पर इसको आंदोलन को स्थगित किया है, अभी हमने खत्म नहीं किया है। अगर व्यवस्थाएं बिगड़ती दिखेंगी तो किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ठीक है, एमएसपी पर भी आऊंगा। भारत भूषण जी, जरा जल्दी से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद राजेंद्र जादौन जी आपके पास आऊंगा मैं। भारत भूषण जी, जवाब दीजिए। किसान तो खुद ये कह रहे हैं कि संकट है, परेशानियां तो रही हैं। मुझे एक तो ये नहीं पता कि जो भाई अभी बोल रहे थे किसान नेता किस प्रदेश से आते हैं। हरियाणा प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि कौन सी जगह पर खाद की कमी है? कौन सी जगह पर? सुनिए, मेरी बात को उत्तर बाद में दीजिए, मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ। आप बाद में उत्तर दीजिए, मेरी बात सुनिए, बाद में उत्तर दीजिए। हाँ तो रुक जाइए ना, पहले शांत हो जाइए, पहले मुझे अपनी बात का उत्तर देने दीजिए। आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम 1 साल से जो है बॉर्डरों पर रहे,
बॉर्डरों पर आप रहे। आप दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि 7 आदमी की, एक तरफ तो आप ही के नेता कह रहे हैं और ये विपक्षी नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि जबरदस्ती कीटनाशक दवाइयां दी जा रही है, और अभी आप कह रहे हैं कीटनाशक अवेलेबल ही नहीं है। देखिए ना कितना बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं आपका। सुनिए, बीच में देखिए शुभेंदु जी को रखिए, शुभेंदु जी को। नहीं ठीक है, एक एक करके ब्रजेश जी ठीक है, मैं वापस से मौका दूंगा आपको, एक बार सुन लेते हैं। हाँ ब्रजेश जी, आपको अवसर मिलेगा, बोल लीजिए। कहीं भी मैं हरियाणा का उदाहरण दे रहा हूँ, हरियाणा का डाटा मैंने कहा है, कोई भी इसको मैं दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज करके दिखा। आज की तारीख में भी डीएपी की भी अवेलेबिलिटी है। डीएपी मेरे पास 23,000 मीट्रिक टन है, जो यूरिया है 68,500 मीट्रिक टन जो है आज भी अवेलेबल है, और कम से कम 1 लाख मीट्रिक टन से ऊपर विदिन 31 दिसंबर तक हमारे पास और जो इंडेंट लगे वो पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार से जनता को, किसान लोगों को भ्रमित करने का काम न कीजिए। किसान नेता आप जैसे जो ब्रजेश जी हैं या विपक्षी दल के इस प्रकार का जो हवा उठाने का काम करते हैं, किसानों में उसी प्रकार से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है। उसको लगता है चाहे उसको 10 दिन बाद खाद की जरूरत है तो आज ही जाकर मुझे अवेलेबल हो जाए। नहीं ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके उसी प्रकार से खाद अवेलेबल कराया जा रहा है। अब आप जितना मर्जी झूठ बोलने का प्रयास कर ले, जनता आपकी बात को किसान आंदोलन से भी जोड़ करके देख चुकी है, कृषि कानूनों को भी देख करके देख चुकी है, ठीक है। खाद की बात को भी आपका जो षड्यंत्र है, आपका जो बरगलाने का काम है, पूरी जनता समझ चुकी है। चलिए ठीक है, राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, जरा समझ लेते हैं इन चीजों को। राजेंद्र जी को जोड़ लेता हूँ। राजेंद्र जी, जरा एक चीज का जवाब तो दीजिए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि किसानों के इस मुद्दे को जीवंत रखना ये विपक्ष का ध्येय हो चुका है, और इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। तो क्या वाकई में किसानों को लेकर के सियासत इतनी ज्यादा हावी है कि आज सदन के भीतर इसी वजह से इस मुद्दे को उठाया गया? देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से तो सदन में कहा गया कि हमने इतना खाद मंगाया है और जरूरत को पूरी करता है वो खाद जितना मंगाया गया। लेकिन विपक्ष का सवाल ये है कि जब अगर आपने जरूरत का खाद मंगा लिया तो फिर लंबी लाइनें क्यों लग रही? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। फिर उसमें एक मुद्दा ये भी आ गया कि कालाबाजारी हो रही है। अब सरकार के पास तो पूरे आंकड़े हैं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भी है, तो उनको तो पता है सबके कितनी फसल बोई जा रही है, कितनी जरूरत है। तो जब सरकार को पूरा हिसाब किताब पता है तो सरकार पूरी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही? ये मान लिया जाए कि आंकड़े ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि इतनी लंबी लाइनें हैं, तो आंकड़े सही नहीं है। विपक्ष का एक काउंटर जो है, वो जो प्रतिवाद है वो ये है कि अगर आपने पूरा मंगा लिया जरूरत का खाद तो फिर ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? तो सवाल ये है कि या तो सप्लाई का जो प्रबंध है उनमें कहीं कमियां हैं। पहले भी सरकार जब ये 2014 में आई थी तो इनको थानों में वो बंटवाने पड़े थे खाद, थानों में खाद बंटवाना पड़ा। उस समय तो सरकार का ये कहना था, उस समय के कृषि मंत्री का, कि पिछली सरकार कई कमियां छोड़ गई इसलिए हमें थानों में बंटवाना पड़ रहा है। लेकिन अब तो पिछली सरकार का अब लगातार चले आ रहे हैं, तो आपका ही सिस्टम चल रहा है पिछले 7 साल से। तो सवाल ये है कि आखिर में सरकार जब उसके पास पूरा टेक्निकली सिस्टम है सारे, तो बंटवाने में कहाँ दिक्कत है? व्यवस्था की जो अगर आपने खाद मंगा लिया लेकिन उसका वितरण आपको ही करना है, ठीक है, कि इस तरह से ना हो कि लंबी लाइन लगे और लंबे समय तक लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़े, ठीक है, और विपक्ष को कुछ कहने का मौका मिल जाए। ठीक है, मैं इसमें जरा विजेंद्र जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद में सवालों का जवाब लूंगा भारत जी से। लेकिन विजेंद्र जी, इसमें व्यवस्थाओं में कमी आपको नजर आई क्या? व्यवस्थाओं में कमी है, और व्यवस्था में कमी नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है किसानों की हितैषी नहीं है। ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। इसका सबूत पूरा देश देख चुका है, चाहे वो कृषि के कानूनों वाली बात थी, चाहे एमएसपी की अभी बात है जो इसके वायदा करके किसानों को उठाया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, और चाहे खाद की बात है। शुभेंदु जी, ये सरकार जो है इन्होंने कहा था, जब हमारे कृषि मंत्री जी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी से मिलकर के आए थे, तो अगले दिन अखबारों में हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जल्दी ही 3 रैक जो है ना अभी हरियाणा में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल घोषणा की थी कि मैं कृषि मंत्री जी से मिलकर के आया हूँ और आने वाले समय में खाद की कोई कमी नहीं होगी। और जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने अभी बताया, और सब जानते भी हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर सरकार के पास पूर्ण रूप से आंकड़े हैं कि कितनी फसल कौन सी बोई जाएगी, किस एरिया में कितनी बोई जाएगी। तो क्यों सरकार व्यवस्था नहीं करती? कहीं ना कहीं सरकार, मेरा ये कहना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एग्रीकल्चर के ऊपर 15 मोशन रखे,
खाद का भी उसमें एक शामिल था, एमएसपी का भी शामिल था, सारे के सारे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको ऐड नहीं किया गया। ये जो है सरकार जो है शुभेंदु जी किसानों के मुद्दे पर न चर्चा करना चाहती है, न उनकी जो सुविधाएं देना चाहती है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस सरकार को इस बात की चिढ़ है कि किसानों ने लगभग 1.25 साल तक आंदोलन करके इस सरकार को झुकाने का काम किया, उसका बदला लेने के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। बार बार ये एमएसपी की बात करते हैं भूषण जी कि हम 14 फसलों पर एमएसपी देते हैं। मुझे एक तो बता दो किसके ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं। आपने एमएसपी की घोषणा कर दी, किसान को कहां मिली, कितनी मिली? आप बाजरे की उदाहरण देते हैं, क्या आप एमएसपी दे रहे हो? क्या आप मक्के की एमएसपी दे रहे हो? क्या आप धान की एमएसपी दे रहे हो? क्या आपने गेहूं की एमएसपी दी है? अरे भारत भूषण जी, मेरे बड़े भाई, आप इस किसान से बैर मत निकालो। किसान ही देश का सर्वेसर्वा है और जो सरकार बनाई जाती है वो जनता के लिए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। भारत भूषण जी, आंकड़े आपके पास है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जिक्र राजेंद्र जी ने भी किया और विजेंद्र जी भी कर रहे हैं। क्या आपके पास डाटा होने के बाद भी आपको लगता है कि असेसमेंट नहीं किया गया, कहीं उसमें चूक रह गए? विजेंद्र रेड्डी जी ने एक बड़े संवेदनशील तरीके से इस बात को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं कि किसान के साथ अन्याय न कीजिए, उसके साथ गुस्सा न निकालिए, उसके साथ जो है खुंदक न निकालिए। एक शब्द ये भी होता है। भाई साहब विजेंद्र रेड्डी जी, कम से कम आप हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं, सत्ता में रह चुके हैं, सत्ताधारी पक्ष रहे हुए आप, कम से कम पूरे देश में हरियाणा के साथ जो बदनामी का काम तो न करिए। पूरे देश में सबसे अधिक फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो हरियाणा में दी जाती है। और सबसे बड़ा उदाहरण में आप घोषणा है भारतीय घोषणा मिल तो नहीं रही जो है ग्राउंड पर कहाँ मिल रही है ये? आप ये बताइए ना, आप किसानों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्यों कहते हो, क्यों उसका वैसे भी मजे ले रहे हो किसान के? 3 से 4 पर आप कुछ नहीं दे रहे हो। और उसी के कारण शुरुआत में डीएपी की किल्लत भी हुई है, डीएपी खाद की कमी भी महसूस हुई है, क्योंकि डीएपी सबसे पहले लगता है। और उस समय सरकार ने तो पिछले वर्ष की बिजाई के आधार पर जो है इंडेंट किया था, खाद मंगाने का प्रबंध किया था। इस बात में भी कोई छुपाने वाली नहीं है, क्योंकि डीएपी सारा इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट का जो सिस्टम था वो थोड़ा लेट हुआ। लेकिन जितनी बिजाई ज्यादा सरसों की हुई, उस कारण से एक प्रकार से किल्लत आई। लेकिन सरकार ने तुरंत प्रभाव से उस पर, आप कह रहे थे 3 रैक मंगवाए, सरकार ने मंगवाए। आज भी मैं कह रहा हूं कि विदिन 3 डेज 13 रैक यूरिया के आने वाले हैं। अब आप ये कहें कि पूरी की पूरी खाद की जितनी जरूरत है सरकार पहले से एडवांस में मंगा के रख ले, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ और कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से जरूरत पड़ती है स्टेप वाइज, उसी प्रकार से सरकारें मंगाया करती है और उसी प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपसे निवेदन ये है कि आप किसानों को बरगलाना छोड़िए रेड्डी साहब, आप ऐसा ना करिए। इस प्रदेश की जो प्रशंसा अन्य प्रदेशों में हो रही है, चाहे वो मक्के की बात हो, चाहे बाजरे की बात हो, चाहे सरसों की बात हो, कपास की बात हो, मूंग की बात हो। अच्छा, एक चीज तो बताइए भारत भूषण जी, ये विधानसभा के भीतर भी आज विपक्ष के द्वारा सदन में 3 कृषि कानून और एमएसपी को लेकर के जिक्र होने लगी। विजेंद्र जी भी इस पर बात रख रहे थे। एमएसपी, क्योंकि जब किसान संगठन नेता और केंद्र सरकार के बीच में इसको लेकर के बात चल रही है, वार्ता आगे बढ़ेगी, तो क्या विधानसभा के भीतर इन बातों को रखना, आपको लगता है कि सियासत को आप किसानों के साथ जोड़ करके रखना और इस मुद्दे को जीवंत रखना सिर्फ यही ध्येय है क्या? शुभेंदु जी, इससे यही लगता है। देखिए, जब आंदोलन वापस हो गया, स्थगित हो गया, स्थगिति कह लीजिए, और सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, एमएसपी के ऊपर भी उस पर चर्चा होनी है, किसानों के मुकदमों पर भी चर्चा होगी है, उस पर अन्य किसी प्रकार की, चाहे खाद की बात है, सिंचाई की बात है, किसानों को लोन की बात है, व्यापक चर्चा होनी है। तो एक एमएसपी का कानून बनके किसानों की कई दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। एक एमएसपी से हर विषय पर, हर एंगल पर उस पर चर्चा होनी है, व्यापक चर्चा होनी है। उसमें कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, किसानों का प्रतिनिधि मंडल भी होगा, कोई किसान प्रारूप तैयार करके लाएंगे, कुछ सरकार अपने एजेंडा रखेगी, उस पर चर्चा होने के बाद ये होगा। अब ये तो यह है कि उंगली कटा करके शहीद बनने का श्रेय लेना चाहती है, पहले भी इन्होंने लिया, आज भी लेना चाहती है। नहीं तो इसका फायदा भी तो मिला ना उनको। विधानसभा में सुनिए शिवंजी, ये लोग विधानसभा में आए, कोई प्रारूप लेकर के आए क्या? आपने विधानसभा में पब्लिक के द्वारा संज्ञान लेने के लिए आप लाइए ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप लाइए प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि हमारे राजनीतिक दल ने, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, किसान हितैषी दल है, आप लाइए कि हमने ये कानून का प्रारूप तैयार किया। सरकार के साथ बैठने की जब नौबत आएगी बैठेंगे, लेकिन अभी तो किसान संगठनों के साथ जो समिति गठित हुई है उसके साथ चर्चा होगी, एक प्रारूप तैयार होगा। जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं विजेंद्र जी।
लोकसभा में भी आ जाएगा, उस समय चर्चा कर लीजिए। आज भूषण जी से ही हम के बाद क्यों करें, बरगलाने का क्या? भूषण जी आप मुझे ये बताइए, सरकार के साथ मुझे ये बताइए, अगर विधानसभा में विपक्ष, भूषण जी प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आपका टाइम हो चुका है। ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है, जरा सुन लेते हैं। देखिए, जब ये कानून लागू हुए थे, हरियाणा की सरकार एक प्रस्ताव लेकर के आई थी और उसका बड़ा प्रस्ताव का तीनों कानूनों को के लिए सरकार का धन्यवाद किया था कि हम बहुत इसके धन्यवादी हैं, सरकार के 3 कानून लेकर के आई और फिर ये कहा गया कि कानून वापस नहीं होंगे। तो अब विपक्ष ने आपसे क्या डिमांड की है? आपसे एक डिमांड की है कि यहाँ हरियाणा विधानसभा की तरफ से केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाए कि एमएसपी के ऊपर कार्रवाई जल्दी हो, एमएसपी बनाया जाए और इसकी जल्दी से कार्रवाई हो। एक सुझाव आपसे भेजने के लिए कहा गया, आपने क्यों नहीं भेजा उसको? क्या दिक्कत थी आपको? क्या आप एमएसपी के पक्ष में नहीं है? भारत भूषण जी, ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान की सरकार और हरियाणा सरकार चाहती है किसी न किसी प्रकार से एमएसपी को टालने के लिए। और आप ये भूल जाना कि यदि आप ये चाहते हो कि इन जो 6 मांगों के ऊपर सहमति बनी है केंद्र सरकार से, इन मांगों के ऊपर सरकार अगर जरा सी भी खरी नहीं उतरेगी तो देश में एक बार फिर आग लगवाने का आप काम करोगे। आपने मुकदमे वापस लेने के लिए कैटेगरियां बना दी, आपने कहा ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, फलां कैटेगरी। अब से पहले आपने कार्रवाई तो शुरू की नहीं, कैटेगरी बनानी शुरू कर दी। जो भी मुकदमा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो किसान आंदोलन के कारण जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वो ये कैटेगरी कहां से आ गई उसमें? क्यों आप उसको भ्रमित कर रहे हो? आप लोग भ्रमित कर रहे हो। सच्चे मन से, सच्ची नियत से आप अगर फैसला इस पर मैं जरा जल्दी से ठीक है राजेंद्र जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं। राजेंद्र जादव जी, सर अब ये जो केस वापसी को लेकर के बार-बार सवाल उठाया जा रहा है ना, विजेंद्र जी भी इस सवाल को रख रहे हैं और सदन के भीतर भी इस सवाल को उठाया गया। इसमें कहा जा रहा है कि किसानों से जुड़ा हुआ या किसानों के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज थे उन सभी को वापस ले लेना चाहिए, इसमें कैटेगरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें किसान संगठन नेताओं और केंद्र सरकार के बीच में राय मशवरा हुआ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई कि जो कुछ हीनियस क्राइम थे उसको अगर अलग कर दें तो बाकी केस वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन हीनियस क्राइम को उसमें जहां तक समझता हूं इस मामले में सरकार ने शायद कैटेगरी इसलिए बनाई है कि अदालत भी ये देखती है कि मुकदमे किन धाराओं में और किन धाराओं में अलाउ विड्रॉ करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो अदालत ही फैसला करती है। और बाद में तो कुछ ऐसा भी आ गया था कि हाई कोर्ट की भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसा प्रोविजन भी आया था बीच में कि अगर सरकार जो है, स्टेट ही अगर मुकदमे वापस लेता है तो वो जो है जुडिशरी को हाई कोर्ट के लेवल पर विश्वास मिले। तो हो सकता है कि भाई ये टेक्निकल है, मैं बहुत ज्यादा दावे के साथ नहीं कह रहा, लेकिन उसमें कारण है कैटेगरी बनाने का एक मतलब है। यानी अनावश्यक एक्सरसाइज में सरकार क्यों जाती? तो सरकार जब एक बार जो है प्रतिबद्ध हो चुकी है, वो वायदा कर चुकी है कि मुकदमे वापस लेने हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर वो कोई तकनीकी कारण नहीं होता तो सरकार सीधे भी मुकदमे वापस ले सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ अदालती जो प्रावधान है तो न्यायपालिका के, उसको देखते हुए कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं ताकि किसको लिया जा सकता है, किसको नहीं लिया जा सकता। बहुत प्रारंभिक अवस्था में है तो सरकारी उसको पुलिस ही वापस ले लेगी, और अगर चालान पेश हो गया है तो वो किन धाराओं में है, कुछ इस तरह की जो है उसमें कैटेगरीज बनाई गई है। ठीक है, तो सरकार मुझे लगता है कि कुछ कानूनी जरूरत को देखते हुए वो श्रेणियां बनाई गई है। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत उसको लंबा किया जा रहा है या कोई टाल मटोल है, ऐसा लगता नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, अब आप कह रहे हैं कि जो जितने भी किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे थे वो सब वापस होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में जो लाल किले पर घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उस पूरे प्रकरण को भूल जाएं? लोग तो ये भी समझना चाह रहे हैं। हेलो विजेंद्र जी। हाँ शुभेंदु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, विधानसभा सबसे ऊपर की ताकत होती है। विधानसभा जो है कानून बनाती है, विधानसभा फैसले करती है। अगर विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास हो जाता है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोर्ट का कोई अड़चन फिर पैदा नहीं होती है। विधानसभा सर्वशक्तिमान है, वहां से अगर सरकार एक सच्ची नीयत के साथ इस तरह का कोई प्रस्ताव पास करती है तो मैं समझता हूं अदालत उसमें जरा सा भी विघन नहीं डालेगी और अदालत सरकार के साथ सहमत हो जाएगी। ये तो सरकार ही पहल करे कि हमने इनको वापस लेना है, सरकार को पहल करनी होगी, लेकिन जिस मुद्दे को आप रख रहे हैं ना सर विजेंद्र जी,
और जहां रेड्डू साहब सुनिए तो सही, शुभेंदु जी, आप ये कह रहे हैं कि सभी किसानों के ऊपर जो दर्द मुकदमे थे वो वापस होने चाहिए, लेकिन मेरा सवाल तो सर ये है, और जो देश के जो लोग हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर प्रकरण हुआ जिसमें पूरे दुनिया के सामने देश को उसके लिए तो स्वयं किसानों ने भी कहा है, जो इस तरह के ज्यादा गंभीर मामलों के मुकदमे हैं हम उनके लिए नहीं कहते, लेकिन जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ज्यादा गंभीर नहीं है उनके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए। भारत भूषण जी अब जवाब ज्यादा गंभीर है उनके लिए तो जवाब पहले ही मना कर। ठीक है शुभेंदु जी, जितने भी हीनियस टाइप के क्राइम्स हुए हैं या होते हैं, कभी भी कोई सरकार अपनी तरफ से उनको वापस नहीं ले सकती है। रेड्डू जी भी जानते हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति, और राजेंद्र जी ने भी स्वयं अभी इस बात को लिया है। मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि आप जैसे स्वयं कह रहे हैं, देश की प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है, जिस प्रकार लाल किला में प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को तेल डाल करके जला दिया गया, ये इस प्रकार के क्राइम हैं जिनका किसान आंदोलन में रत जो नेता थे या संगठन थे उन्होंने खुद करके विरोध किया, और यहां तक कहा कि ये हमारे किसान भाई नहीं है, हमारे साथी नहीं है, हमारे समर्थक नहीं है, ये किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा यह घटना हुई। जब उस बात के लिए आप स्वयं कहते हैं कि वो किसान आंदोलनकारी नहीं थे, तो इस प्रकार की बात का जो है संज्ञान जो है हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट है, अदालत है, सक्षम अदालत है, वो ले लेगी। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि जिस प्रकार के आंदोलन के साथ जुड़े हुए केस हैं उनको सरकार वापस लेगी। तो आपको विश्वास करना चाहिए, माहौल खराब मत करने का प्रयास कीजिए, ना ही किसानों शुरुआत की जा चुकी है, कितनी शुरुआत हो चुकी है भारत भूषण की, कृपया ये भी बताइए तो वापस लेने की कार्रवाई क्या शुरू हुई है? करके ही किया गया है कि इन आंदोलनकारियों के जो केस है, मुकदमे हैं, वापस लिए जाएंगे। आप विश्वास रखिए वो जरूर वापस होंगे। जहां टेक्निकल बात है, आप कह रहे हैं कि हीनियस क्राइम के लिए विधानसभा में लाया जाए, बताइए जिस बेटी के साथ बलात्कार हो गया विधानसभा में, आप चाहते हैं कि आप लोग यही तो बात घुमाने का प्रयास करते हो। हम यही कहते हैं कि जो जीनियस ज्यादा प्रभावशाली, जो ज्यादा क्राइम है बड़ा, उसके लिए तो हम मना कर रहे हैं, वो तो किसान स्वयं मना कर रहे हैं। इस प्रकार के केस में आप चाहते हैं विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाए, और लाइए आप प्रस्ताव, क्यों नहीं ला रहे थे? देखिए, इस प्रकार की बात ना करें जिससे समाज में पूरी अव्यवस्था फैल जाए, कानूनी प्रक्रिया के धज्जियां उड़ जाए। आखिर अदालतें हैं, संज्ञान लेंगी। जिस प्रकार के ये बताइए कितनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कानून मुकदमे वापस लेने के लिए क्या प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, कितना बता दीजिए। कानून के दायरे में आते हैं, और जो जुड़े हैं आंदोलन के साथ जुड़े हुए प्रकरण हैं, वो मामले वापस सरकार लेने को तैयार है। आप विश्वास रखिए, आप ना किसानों को ना प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम न करें, आपसे निवेदन करते हैं। अच्छा, एमएसपी को लेकर के बड़ा संकट नजर आता है। मैं इसमें राजेंद्र जी को शामिल कर रहा हूं। ठीक है सर, विजेंद्र जी, ठीक है, मैं राजेंद्र जी को शामिल कर रहा हूं। राजेंद्र जी, जरा एमएसपी को लेकर के बड़ा पशुपेश की स्थिति रहती है। ये कह दिया जाता है, सरकार कहती है कि सर हमने एमएसपी तय कर दी है, विपक्ष कहता है कि एमएसपी तय तो कर दी लेकिन मिल तो रही है, तो इसमें कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के किसान संघर्ष कर रहे थे। सरकार के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई और दूसरा रास्ता भी हो सकता है जिस पर आकर के सरकार और संगठन के बीच में सहमति बन सकती है? नहीं, देखिए, जो सरकार ने एक कमेटी बना दी है उसमें कृषि अर्थशास्त्री भी हैं और किसान नेता भी हैं, सरकार के अधिकारी भी हैं, तो सब मिलके वो तय करें कि आखिर में ये एक व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है। भाई एमएसपी की गारंटी तो दे दी जाए, और एमएसपी किस स्तर पर रखी जाए और उसको फिर किस तरह से लागू किया जाए, ये सारा, और फिर बाजार की स्थिति क्या होती है, वो सारे पहलुओं को ध्यान में रख के उसमें मंथन करने की जरूरत है। वो इतना आसान काम नहीं है कि वो एक दिन में ही हो गया या तुरंत हो गया। इस पर तो काफी मंथन और विचार विमर्श करने की जरूरत है, नहीं फिर वही समस्याएं खड़ी होंगी कई तरह की। जैसे मान लो जीएसटी आ गया था, बहुत जल्दबाजी में जीएसटी आ गया, कई जटिलताएं आपके सामने आ गई, तो फिर वो उन्होंने परेशान किया। तो जीएसटी का तो प्रपोजल पर था पहले से, लेकिन आया तो ये माना गया जल्दबाजी में आ गया, उसकी कोई तैयारी नहीं थी। ठीक है, भारत भूषण ज्वाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि 3 कृषि कानूनों को लाना, इससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं, जो जिस मंशा के साथ लेकर के आए थे उससे कुछ मिला नहीं, लेकिन खोया बहुत कुछ है? शुभेंदु जी जरा रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस मंशा के साथ आप चाहते थे कि किसानों के लिए सुधार हो पाए, तो उस मंशा के साथ, जिस मंशा के साथ आप ये 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, उससे फायदा तो मिला नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? सरकार पूरी किसानों की हितैषी
के साथ, मंशा के साथ ही कानून लाई थी। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी और हम स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जितनी खूबियां थी उस कानून की, हम जनता तक या यूं कहिए कि किसान बंधुओं तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस प्रकार का बवंडर देश में हो गया, खड़ा हो गया। उसमें विरोधी दलों का भी बहुत बड़ा हाथ है और राजनीतिक मंशा से किसान आंदोलन में आए हुए किसान नेताओं का भी बड़ा उसमें रोल रहा है कि उन्होंने इस प्रकार से इस बवंडर को उठा दिया कि आम किसान, जो भोला वाला किसान है, उसको यूं लगने लगा कि हमारी जमीन चली जाएगी, हमारी मंडियों पर कब्जा हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, सारे देश के अन्न के भंडारण पर जो है बड़े बड़े कारपोरेट लोगों का कब्जा हो जाएगा और इस देश का जो आम आदमी है वो अन्न के दाने के लिए तरसना शुरू हो जाएगा। इसी बात के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी हित को देखते हुए कि देश का एक बार इस बात को समाप्त करने का, इस व्यवधान को तोड़ने का यही तरीका है कि हम जो है इस कानून को वापस ले लें। और इसीलिए कृषि देश के हित में यह कानून वापस ले गया कि ताकि अब जो इस प्रकार से कहा जाता है कि किसान संगठनों के साथ बैठ करके बात नहीं हुई, किसान नेताओं के साथ बात नहीं हुई, संसद में पूरी चर्चा नहीं हुई, तो अब सामने खुला है ना। देखिए, कृषि किसानों के फायदे लेके कानून की तो जरूरत है, ठीक है। आज विपक्षी दल भी तो कह रहे एमएसपी पर होना चाहिए। हाँ। ये भी सत्ता रहे, 50 साल रहे, 20 साल रहे। हाँ। इन्होंने तो नहीं एमएसपी का कानून बनाया। हाँ। सरकार तो एमएसपी देने की बात कह रही थी, चल रहा है, आज भी चल रहा है, चलता था, चल रहा है, चलेगा, ठीक है। और एमएसपी प्रदेश में सब देश, इस प्रदेश में, लेकिन विपक्ष तो नहीं मान रहा ना। विपक्ष को तो कानूनी गारंटी चाहिए, किसान संगठन के नेताओं को तो कानूनी गारंटी चाहिए ना। जी की बात को, राजेंद्र जी की बात को भी समझिए, बड़ी निष्पक्ष और बड़ी टेक्निकल और बड़ी सूझबूझ की बात की है। हाँ। कि एमएसपी एक दिन में इस प्रकार से नहीं है कि बैठे और हमने हाँ कर दिया। एमएसपी क्या होना चाहिए, क्या आधार पर होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन कैसे होगी, वो किस प्रकार से लागू होगा, कानून बनेगा तो उसकी लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उससे ऊपर आगे पीछे कोई ना हटे। इसके लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। अब तो जरूरत यह है कि विपक्षी दल भी मिलकर के, ठीक है। विजेंद्र जी, मैं जरा जल्दी से, ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा जल्दी से, थोड़ा समय कम है, मैं जरा विजेंद्र जी को भी जोड़ लेता हूँ। विजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, सरकार ये कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारी मंशा साफ है, तो मंशा साफ है, मंशा साफ है और किसानों के लिए करना चाहते हैं, तो क्यों बार बार सवाल? हाँ जी, अगर यही तरीका ये सरकार पहले अपना लेती, चोर दरवाजे से इसको लागू ना करती, तो शायद ये 700 किसानों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता, 1.25 साल तक किसानों को घर से बाहर नहीं रहना पड़ता। यही तो हम कहते हैं कि चर्चा क्यों नहीं करवाती सरकार, पहले से यही तरीका अपना लेते, एक समिति बनाते, किसान संगठनों को शामिल करते और उन सब की सहमति से कानून बनाते, तो ये 750 किसान हिंदुस्तान के जो ना अचानक मौत के मुंह में नहीं जाते। ठीक है, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसमें सरकार ने फिलहाल इस बड़े फैसले को वापस भी लिया है, एक बड़ा कदम उठाया। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सदन के भीतर किसानों का ये मुद्दा बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाया गया, लेकिन समाधान वाकई में कितने समय में निकलता है देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।